Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for first year. Students, in the previous lectures we were discussing about the dimensional analysis, and in the last lecture we have discussed the MCQs of your exercise. स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले डायमेंशन किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था। फिर हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद द डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी वो डिस्कस की थी। लाइक हम लोगों ने कहा था कुछ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कुछ डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनल वेरिएबल भी होते हैं। एंड देन वी हैव डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। हम लोगों ने दो डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज रिलेटेड टू द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और सेकंड एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डिराइव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज के MCQs को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे, इसमें एक टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था। रीज़न ये थी, आपके ये जो 3 टॉपिक्स पढ़ रहे थे, आपके जो एक्सरसाइज के MCQs मोस्टली थे वो इन्हीं 3 टॉपिक्स के साथ या इससे पहले जो आप लोग टॉपिक्स पढ़ चुके थे उनके साथ डील कर रहे थे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग कहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते या इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। सो द फर्स्ट लिमिटेशन इज dimensional analysis gives no information about constant of proportionalities. Students, most of the students asked me the question, आप लोगों को एक होम असाइनमेंट मैंने दी थी जिसमें आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये फार्मूला डेराइव करना था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चनिंग की कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कांस्टेंट यहाँ पे 1 के इक्वल है। ड्रैग फोर्स के लिए जब हम लोग फार्मूला ड्राइव करें तो वहाँ पे कांस्टेंट 6 पाई के इक्वल है, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए फार्मूला ड्राइव करें तो उसके लिए टाइम पीरियड, उसके लिए जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट 2 पाई के इक्वल है। यहाँ पे कांस्टेंट 1 के इक्वल है। सो दे आस्क कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई है, यहाँ पे 6 पाई है और यहाँ पे 1 है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो जब हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे थे तब ही मैंने आपको ये बताया था कि इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको डायमेंशनल एनालिसिस से कभी मालूम नहीं होती है। आप कैसे इन कांस्टेंट्स को मालूम करते हो, उसके लिए टेक्निक है, आप एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, और उन एक्सपेरिमेंट से जो आपको डेटा, जो रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं, उनको जब आप लोग मैनिपुलेट करते हो तो तब आपको इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मालूम होती हैं। या आप कंप्यूटेशनल के ज़रिए कर्व फिटिंग की टेक्निक अप्लाई करते हो, तब जाके आपको इन कांस्टेंट्स की वैल्यू मालूम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इन कांस्टेंट्स की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से फाउंड नहीं कर सकते, एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन? द फर्स्ट लिमिटेशन इज डायमेंशनल एनालिसिस गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटीज। फॉर एग्जांपल, इन द टाइम पीरियड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 2 पाई. For the formula of drag force, constant of proportionality is 6 pi, and likewise for the centripetal force the constant of proportionality is simply 1. Okay, now let's come to the second limitation of dimensional analysis. The second limitation is dimensional analysis gives no information about trigonometric ratios. Trigonometric ratios, obviously sine, cos, theta and their inverses are the trigonometric ratios. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, x इक्वल्स टू x नॉट, इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने x नॉट लिखा है, x नॉट इंटू कॉज ऑफ ओमेगा t.
स्टूडेंट दिस इज द फार्मूला फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है तो उसके मोशन को गवर्न करता है ये फार्मूला, और ये आप लोग इंशाल्लाह अपने फर्स्ट ईयर में ही मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे इस फार्मूला को। इस फार्मूला में अगर आप लोग देखो स्टूडेंट तो ये एक फैक्टर आ रहा है कॉज ऑफ ओमेगा टी। समटाइम्स ये इस तरह से भी लिखा जाता है x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा। तो ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्म्स दरअसल में एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। सो इफ़ यू सी हियर दिस इज द कॉज ऑफ ओमेगा टी एंड कॉज इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अगर आप लोगों ने इस तरह का फार्मूला डराइव करना है बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस तो आप लोग देखोगे उसमें कॉज ऑफ थीटा अपीयर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारे पास, जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए फार्मूला डराइव कर रहे होते हैं तो ये अपीयर नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल फार्मूला में देखें तो x की डिपेंडेंस है, डिस्प्लेसमेंट की डिपेंडेंस है इस कॉज ऑफ थीटा के ऊपर। सो कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हों, आप लोग उस तरह के फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए डेराइव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड फार्मूला मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये अपनी मैट्रिक की क्लास में स्टडी करके आए होंगे। दिस इज फेमस स्नेल्स लॉ। Here I have formula n1 refractive index of medium 1 into sine of theta 1 is equal to n2 into sine of theta 2। इसमें भी स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखो तो आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपीयर हो रही हैं, साइन ऑफ थीटा 1 एंड साइन ऑफ थीटा 2। सो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यू आर नॉट एबल टू डिराइव दिस काइंड ऑफ द फॉर्मूला, और डायमेंशनल एनालिसिस gives you no information about the trigonometric ratios appearing in the Snell's law. So this is the second limitation in the dimensional analysis. Okay, third limitation की तरफ आते हैं। It gives no information about the dimensionless constants, or you can say that here for a single material, किसी एक सिंगल मटेरियल के लिए आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आप उसको कह सकते हैं। सो इफ़ यू सी ओवर हियर कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है c डिवाइडेड बाई v। c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and v is the speed of light in medium। तो न्यूमिनेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट है, डिनोमिनेटर में भी स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड के लिए आपके पास फार्मूला जो है वो मीटर पर सेकंड है, डिनोमिनेटर में भी मीटर पर सेकंड आएगा। सो यू विल हैव नो यूनिट फॉर दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आप लोग इस तरह का फार्मूला डिराइव कर रहे हो जिसमें कोई एक आपके पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहा है तो उसके लिए आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस वाली टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए है और एक खास पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। दैट इज़ व्हाई आई सेड इट दिस एज अ कांस्टेंट, एंड सिंस इट हैज़ नो यूनिट्स, सो नो यूनिट्स मीन्स नो डायमेंशन, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। लेकिन अगर आप लोग डिफरेंट मटेरियल्स के लिए लेते हो लाइक ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, डायमंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, इस तरह से हर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ लिमिटेशन। Dimensional analysis cannot be directly applied for deriving a formula which is sum of products or product of sum। आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस को नहीं अप्लाई कर सकते हो कोई एक ऐसा फार्मूला डेराइव करने के लिए जहाँ पे आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहा हो या प्रोडक्ट ऑफ सम आ रहा हो। सम ऑफ प्रोडक्ट आ रहा हो या प्रोडक्ट ऑफ सम आ रहा हो। ये सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम क्या चीज़ है इसको समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन विद विच यू आर फेमिलियर। S is equal to VIT plus half AT squares। इसमें अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये VI रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को और ये T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, A रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। यहाँ पे अगर आप लोग देखो इनिशियल वेलोसिटी और टाइम का आपस में
प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक्सेलरेशन और टाइम का आपस में प्रोडक्ट बन रहा है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं आपस में सम हो रहे हैं। सो आई कैन से इट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों प्रोडक्ट्स का आपस में सम हो रहा है। सो दिस इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब अगर आप लोगों ने इस तरह की इक्वेशन के लिए, इस तरह की इक्वेशन डेराइव करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस की टेक्निक अप्लाई करोगे तो आप लोग इस तरह का फॉर्मूला डेराइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहा है। सो आप लोग, अगर आप लोगों को इस तरह का फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए ही अप्लाई करना है तो डायरेक्टली तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों ने एक इनडायरेक्ट वे अप्लाई करनी है, इनडायरेक्ट टेक्निक अप्लाई करनी है। वो आप लोग कैसे अप्लाई करोगे? In this case we applied dimensional analysis to single term separately, मतलब मैं ये टर्म अलहदा दूंगा, ये टर्म अलहदा दूंगा, और अलहदा उनके लिए फार्मूला डेराइव करके उनको ऐड अप कर दूंगा। मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि मैं सबसे पहले लिख दूंगा इसके लिए S1 लिख दूंगा, और इसके लिए फॉर्मूला डेराइव करूँगा। आई विल से दैट इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम विद पावर a दिस विद द पावर b, और इसको मैं जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए फार्मूला डेराइव किया था, इसके लिए फार्मूला डेराइव करूँगा। देन मैं S2 लूँगा, S2 विल बी इक्वल टू AT स्क्वेयर्स, और कांस्टेंट के बारे में मुझे या तो प्रॉब्लम में ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी या बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम करूँगा। और यहाँ पे भी आप लोग क्या कर लोगे, लेट्स से दिस इज़ A1 B1, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा A2 एंड B2। इन दो यहाँ S1 और यहाँ S2 के लिए बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में फॉर्मूला ड्राइव करूँगा, और फाइनली मैं कैसे लिख दूँगा, आई विल राइट इट एज S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, और S2 के साथ ऑब्वियसली एक कांस्टेंट आएगा जो मैं आपको बता चुका हूँ, या तो मुझे न्यूमेरिकल में उसकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू के बारे में बता दिया होगा, या बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स में उसको फाइंड आउट कर लूँगा। सो दिस इज़ द वे कि अगर आपके पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम अपीयर हो रहा हो तो आप लोग इस तरह से इनडायरेक्टली डायमेंशनल एनालिसिस की टेक्निक को अप्लाई करोगे और उसके लिए फॉर्मूला डेराइव करोगे। ओके, let's come to the next limitation of dimension analysis. Dimensions of all the physical quantities are not unique. कहने का मकसद ये है कि आपके पास फिज़िक्स में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन हो और वो दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी के डायमेंशन से डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग देखो टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क हैज़ डैश डायमेंशंस, ये मैंने इन द फॉर्म ऑफ MCQ आपको एग्जांपल लिखती है। अगर आप लोग टॉर्क को देखो, टॉर्क इज़ इक्वल टू R इंटू एफ। ऑफ कोर्स ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हम लोग सेकंड चैप्टर में इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया, मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। फोर्स का यूनिट आपको पता है दैट इज़ न्यूटन, और मोमेंट आर्म लेंथ है, लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, सो इट्स यूनिट इज़ न्यूटन इनटू मीटर। अब अगर इस यूनिट को आप लोग बेस यूनिट्स में लिख के लेके जाओगे, सो यू विल राइट न्यूटन एज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। अब अगर आप लोग इसके डायमेंशंस लिखोगे स्टूडेंट्स, सिंपली यू कैन राइट kg है तो मैस पावर 1, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ पावर 2 एंड टाइम स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसको जब न्यूमिनेटर में लिखूंगा तो मैं पावर -2 के साथ लिखूंगा। एनर्जी का यूनिट आपको पता है स्टूडेंट्स, जूल्स होता है, एंड 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इसको भी अगर आप लोग सिंपल फॉर्म में लिखोगे, यू कैन राइट kg, न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू दिस मच मीटर। तो इसके डायमेंशन भी वही बनेंगे जो टॉर्क के डायमेंशन हैं, m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। वर्क है, वर्क का यूनिट भी जूल ही है, और इसके भी जो डायमेंशन आपके पास बनेंगे दैट विल बी m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। सो वी कैन सी हियर दैट टॉर्क, energy and work
all of them have same dimensions, इनके dimensions same हैं. So this is another limitation कि आप लोग हर different physical quantity को उसके different dimension से नहीं पहचान सकते हैं. Okay, last limitation, this method cannot be applied to equation involving exponential, trigonometric and logarithmic functions. अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला है जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है या लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, एज वी हैव डिस्कस्ड इन सेकंड पॉइंट कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, तो उसके ऊपर भी आप लोग डायमेंशन एनालिसिस नहीं अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ फार्मूला फॉर द रेडियोएक्टिव डिके, n is equal to n naught e raised to power minus lambda d. सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर प्रॉबेबली 20 में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ोगे. नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स एट एनी टाइम t is equal to इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स into the e power minus lambda into t, where lambda is a decay constant. सिमिलरली एक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है a is equal to a naught e power minus lambda t. तो आप लोग इसमें देखो ये एक्सपोनेंशियल टर्म, ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ रही हैं. सो यू कैन नॉट डिराइव फार्मूला, यू कैन नॉट डिराइव दिस सॉर्ट ऑफ फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है t is equal to 0.693 divided by lambda. दिस इज फार्मूला फॉर द हाफ लाइफ टाइम. लैम्डा इज डिके कांस्टेंट. तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग ये फार्मूला जब डिराइव करते हो तो ये फार्मूला इधर से डिराइव होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा. ये हाफ लाइफ टाइम इस चीज़ के इक्वल है. यू कैन सी हेयर दैट यहाँ पे पास नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को आ रहा है. अगेन यू कैन नॉट डिराइव दिस सॉर्ट ऑफ फार्मूला बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. एंड फाइनली v is equal to v naught sin of omega t. दिस इज एक्सप्लेनिंग द अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ वोल्टेज. आप लोग अपने सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 और 16 में प्रॉबेबली स्टडी करेंगे कि वोल्टेज एट एनी टाइम इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है. तो आप लोग इस तरह के फार्मूला को बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर सकते हैं. सो वी हैव सीन 3 एग्जांपल्स हमारे पास, 4 एग्जांपल्स हमारे पास. 2 एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, एक में लॉगरिथमिक आ रहा है और एक में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है. सच सॉर्ट ऑफ फार्मूलाज कैन नॉट बी derived by the help of dimensional analysis. So these are the few limitations of dimension analysis. Students, ये जो dimensions वाला टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर में, it is very very important from board point of view. बोर्ड में या तो पार्ट सी में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन अपेयर होता है, डिस्कस डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद इट्स एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस. तो आपको ये सारे के सारे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, उसकी लिमिटेशंस, उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना होता है. या मोस्ट प्रोबेबली सम टाइम सेक्शन बी में जस्ट ये पूछ लिया जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो हियर यू हैव 4 to 5 लिमिटेशंस आई हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर विद एग्जांपल्स. अगर आप लोग यही डायमेंशन की डिस्कस करेंगे अपने एग्ज़ाम में भी यही लिमिटेशंस डिस्कस कर लेंगे, सो यू कैन गेन फुल मार्क्स आउट ऑफ दैट क्वेश्चन. और सम टाइम सेक्शन सी में भी आपको कोई एक फार्मूला के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और आपको डायमेंशनल एनालिसिस की टेक्निक की मदद से उसके लिए पॉसिबल फार्मूला डिराइव करने के लिए कहा जाता है. जैसा मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ये मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी और रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. उसकी मदद से आप लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं. सेम लाइक दैट आपको वहाँ पे किसी किस्म के कोई भी फिजिकल फार्मूला के लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आप लोगों ने वो डिराइव करना होगा. सो फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. इसको अच्छी तरह से इस डायमेंशन एनालिसिस को आप लोग प्रिपेयर कर लें. ओके, आज का लेक्चर कंक्लूड करने से पहले मैं एक एमसीक्यू डिस्कस करूंगा. एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करते हुए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू जो था जिसमें आप लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना था बिटवीन दी मिनट एंड आवर हैंड ऑफ द वॉच, वो वहाँ पे आपको टाइम गिवन था 5 आपको टाइम गिवन था और मैंने आपसे कहा था मैंने उसके लिए फाइंड किया था एंगल और आपको मैंने होम असाइनमेंट दी थी कि आपने 5:15 के लिए
एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच वो आप लोगों ने निकालना है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, वो इसके लिए डराइव नहीं कर पा रहे थे, एंगल फाइंड नहीं कर पा रहे थे। सो आज के लेक्चर कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग किस तरह से एंगल बिटवीन दी मिनट हैंड एंड आवर हैंड फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैंने जो टाइम दिया था दैट टाइम वाज 5:15। इस टाइम के ऊपर जो आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान जो एंगल बन रहा था वो एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट दिस इज़ प्रीटी मच सिंपल MCQ। यू कैन सिंपली सी दैट अगर मैं इस तरह से मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ और फिगर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। सपोज दैट दिस इज़ वॉच एंड सपोज दैट हियर इट इज़ 12, 6, 3 एंड 9 एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपके पास 5 डिजिट अपेयर हो रहा होगा और यहाँ पे 4। ओके जब आपके पास टाइम एग्जैक्टली 5:15 होगा तो सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह से होगी कि आपकी जो लेट्स सपोज दिस मच इज़ अ सेंटर एंड दिस मच इज़ अ शॉर्टर हैंड एंड दिस मच इज़ अ लॉन्गर हैंड। तो स्टूडेंट अगर आप लोग ये ऑब्ज़र्व करें कि जब 5:15 हो रहे होंगे तो जो शॉर्टर हैंड होगा ये एग्जैक्टली 5 के ऊपर पॉइंट नहीं कर रहा होगा, बल्कि अगर आप लोगों ने घर पे देखा हो घड़ी में तो 5:15 जब टाइम हो रहा होता है तो ये जो शॉर्टर हैंड है ये 5 से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर जाता है। जब 5:30 हो रहे होते हैं तो ये शॉर्टर हैंड थोड़ा सा मज़ीद आगे 6 और 5 के दरमियान आ जाता है। सो अगर आप लोग इस तरह से फिगर स्केच कर रहे हो तो आप लोग गलत स्केच कर रहे हो। आप लोगों ने क्या करना है, इस शॉर्टर हैंड को थोड़ा सा 5 से आगे स्केच कर देना है, थोड़ा सा आगे स्केच कर देना है। सो इस तरह से आप लोगों ने कुछ फिगर को स्केच करना है। नो यू हैव टू फाइंड दिस मच एंगल कि इन दोनों के दरमियान ये एंगल आप रेडियंस में मेजर कर सकते हैं, थीटा में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स आई हैव टू गो बैक टू टाइम। आई एम गिवन 5:15। तो आप लोगों ने आप लोगों को मैंने बताया था आप लोग मिनट हैंड और आवर हैंड के लिए सेपरेटली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ फॉर आवर हैंड और हैंड। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बताया था, आई हैव टोल्ड यू फॉर्मूला दैट 12 आवर्स, मतलब यहाँ से जब ये नीडल यहाँ पे आ जाएगी तो ये 2 पाई का एंगल डिस्प्लेस करेगी। सो फॉर 12 आवर्स यू हैव द एंगल 2 पाई radians. Okay, from here I have derived that for 1 hour I have formula 2 pi divided by 12 radians, which is equal to pi divided by 6 radians. This is for 1 hour. Okay, अगर आप लोग स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपके पास 5 आवर्स तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो 15 मिनट्स हैं जिसकी वजह से ये लार्जर हैंड, ये मिनट हैंड थोड़ा सा आगे आ गया है, इस वजह से ये जो शॉर्टर हैंड है ये एग्जैक्ट 5 के ऊपर नहीं पॉइंट कर रहा बल्कि 5 से थोड़ा सा आगे चला गया है। कितना आगे चला गया वो आपको यहाँ से पता चल रहा है, इन 15 मिनट से पता चल रहा है कितना आगे चला गया है। तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन तो क्लियर है, आवर्स 5 हैं और इसके साथ ये 15 मिनट्स भी हैं। अब ये 15 मिनट्स मिलके कितने आवर्स बना लेते हैं इसको भी आप लोगों ने इसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ स्टूडेंट्स। आई नो दैट 5 आवर्स तो मेरे पास एग्जैक्ट टाइम में गिवन है, 5 आवर्स ये तो मेरे पास एग्जैक्ट टाइम में गिवन है, लेकिन इस 15 मिनट्स को भी मैंने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा स्टूडेंट्स? आई नो दैट 1 hour this is exactly equal to 60 minutes. 1 hour is exactly equal to 60 minutes. Okay, I can write it simply as 1 divided by 60 को मैं यहाँ पे ला के डिवाइड करा, 1 divided by 60 hour this is equal to
15 minutes, sorry, दिस इज़ इक्वल टू 1 मिनट, बिकॉज 60 को यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, या दोनों साइड में 60 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 60 के साथ डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में 60 आ गया, यहाँ पे 60 के साथ डिवाइड किया, 60 डिवाइड बाय 60 दैट इज़ इक्वल टू 1 मिनट। सिंपली मिनट भी आप लोग लिख सकते हो, ओके। एंड आई एम गिवन 15 मिनट्स, तो मुझे क्या करना है, दोनों साइड पे 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, आई विल गेट 15 बाय 60 और दिस इज़ इक्वल टू 15 मिनट्स, ओके। सिंपली आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर की मदद से। पॉइंट्स में भी वैल्यू लिख सकते हो, या सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में भी आप लोग लिख सकते हो। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ, आई कैन राइट इट एज 5 3s of 15 डिवाइडेड बाई 12, और इसको मैं मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 5 3s are and 5 12, एंड इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 0.25 probably, so I can write it as 0.25 hours are there in 15 minutes. Now finally what I have to do, 5 hours मुझे एग्जैक्ट गिवन है और 0.25 आवर्स मैंने इन 15 मिनट से फाइंड आउट कर दिया। तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, टोटल आवर्स मेरे पास हो जाएंगे 5 आवर्स प्लस 0.25 आवर्स। सो आई कैन राइट टोटल आवर्स, आई कैन राइट टोटल hours is equal to 5 plus 0.25 hours. So इसको आप लोग एडअप करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5.25 hours. Now you know that 1 hour this is equal to pi by 6 radians. 5.25 hour, 5.25 hour this is equal to 5.25 divided by 6 multiplied by pi radians. एक वैल्यू आपके पास यह आ जाएगी। सेकेंडली आप लोगों ने, ये तो हम लोगों ने ओवर हैंड के लिए किया, सेकेंडली फॉर मिनट हैंड्स, फॉर मिनट हैंड यू कैन सिंपली राइट, आप लोगों को मैंने बताया था 60 मिनट्स this is equal to 2 pi radians and 1 minute is equal to 60. यहाँ पे आप लोग डिवाइड कर दो, you will get pi by 30 radians. So अभी आपके पास मिनट्स कितने हैं, 15 मिनट्स गिवन है, so 15 minutes that will be equal to 15 pi by 30 radians. So this is your second angle. Now to find the angle between these two hands, you can simply subtract these two angles. For finding the angle in between these two hands, you can simply write 5.25 pi divided by 6 minus 15 pi by 30 and this much into radians. और आपने कैलकुलेटर में जस्ट ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है और आप लोगों के पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द टाइम फॉर, यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच फॉर एनी टाइम. सो एक और मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आप लोगों ने एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच फाइंड आउट करना है फॉर द टाइम लेट्स से 7:32. इस टाइम के लिए आप लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है. होपफुली कि इस सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे. लेकिन अगर स्टिल इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम्स ओवर हियर. इस तरह से सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ कन्वे हो जाएगी. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड वी विल कंक्लूड दिस मच चैप्टर. टिल दैट थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.